दिखाएगी किस तरह से बजरंग को अब रिसीव करने के लिए एक तरह से ये लोग आए हैं। ये पास में ही लादे गांव है, उस लादे गांव का रहने वाला है बजरंग। वो इस जगह नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हां, गिन के 200 दिन बचे हैं। अब देश में चुनाव शुरू होने वाले हैं, सिर्फ 200 दिन। 200 दिन बाद जब हम और आप बात कर रहे होंगे तब देश में चुनाव चल रहा होगा। देश में इस वक्त करीब 100 करोड़ वोटर हैं और सबके मन में सवाल एक ही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और। क्या नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा, जिसके बारे में वो खुद ऐलान कर चुके हैं, या 2024 में कुछ और होने जा रहा है? इस वक्त 2024 की लड़ाई की पिक्चर साफ दिखाई दे रही है। यह आज का हमारा ओपिनियन पोल इंडिया अलायंस बनने के बाद हुआ है, इसीलिए यह ओपिनियन पोल इतना खास है। अब देश में 2 खेमे बन चुके हैं, सारे पुराने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। क्या होगा जब चुनाव होगा? अगर यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यूपी की तस्वीर कैसी होगी? अगर दिल्ली में और पंजाब में राहुल गांधी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी साथ लड़ ले तो क्या नतीजा बदलेगा? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार मिलकर लड़ेंगे तो महाराष्ट्र की सूरत कैसी दिखाई देगी? और अगर नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी ही मिल जाएं तब देश की तस्वीर कैसी दिखाई देगी? मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश होने जा रहा है। हमें खबर मिली है कि अगले हफ्ते इस पर वोटिंग हो जाएगी। यह सांसदों की वोटिंग होगी, लेकिन असली वोटिंग तो जनता करेगी, जो अब से 200 दिन के बाद शुरू होगा। ऐसे समय में क्या है देश का मिजाज, क्या है देश की आवाज? पब्लिक का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी CNX ने यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। अब यह ओपिनियन पोल कैसे हुआ है, कितना बड़ा सैंपल साइज रहा है, कितनी सीटों पर हम लोग गए हैं, क्या सवाल पूछा है, इस ओपिनियन पोल की मेथोडोलॉजी क्या रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले कुछ बड़ी बातें। देश की आवाज देश का सबसे बड़ा और सटीक ओपिनियन पोल है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद का ओपिनियन पोल है। इंडिया अलायंस देश में बना, उसके बाद किया गया ओपिनियन पोल है। मोदी और राहुल गांधी का गठबंधन फाइनल होने के बाद यह ओपिनियन पोल किया गया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो सामने आने के बाद हमने लोगों से जाकर सवाल पूछा है, उसके बाद यह ओपिनियन पोल हुआ है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी CM बनने के बाद जाकर हमने लोगों की राय जानी है। पटना और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठकों के बाद जाकर देश का मूड आपके लिए हम लेकर आए हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हारने के बाद का ओपिनियन पोल है, इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा सामने रखने के बाद, प्रधानमंत्री के सिविल कोड क्यों जरूरी है देश के लिए बताने के बाद हमने ये ओपिनियन पोल किया है। लोकसभा की सारी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आने जा रहा है। मोदी सरकार के कामकाज पर सबसे बड़ा और सबसे व्यापक सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। देश की आवाज है ये। इंडिया टीवी CNX ने जो ओपिनियन पोल किया, इसका सैंपल साइज 44,548 है, जिसमें पुरुषों की तादाद 23,871 है। हमने 20,667 महिलाओं तक पहुंचकर उनकी राय जानी है। कुल देश की 292 लोकसभा सीटों पर जाकर, लोकसभा क्षेत्रों में जाकर यह सर्वे किया गया है। और आज जब हम सर्वे आपके सामने रखेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत मैच्योर ऑडियंस है, जो देश की राजनीति भी समझती है, देश का राजनीतिक माहौल इस वक्त क्या है वो समझती है, और उनके कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब भी आपको इस सर्वे के दौरान मिलेंगे। और साथ ही हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनल में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनके साथ अभी हम एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे शुरुआत में। इससे पहले कि डेटा आपके सामने रखा जाए तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं सबसे पहले भावेश झा से, CNX से, जिन्होंने ये सर्वे किया है। भावेश ने पूरे देश का मूड जानने की कोशिश की है। ये कई हफ्तों से इस एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, इनकी टीमें ग्राउंड पर हैं और लगातार लोगों का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस ओपिनियन पोल के अंदर। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, इनकी राय आप रोज इंडिया टीवी पर सुनते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है।
और समीर चौगांवकर साहब वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे ये मेहमान हैं और बाहर से हमारे साथ दो और बड़े विशिष्ट अतिथि वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी और राशिद किदवई साहब। संजीव जी, राशिद किदवई साहब, आप दोनों का भी बहुत स्वागत इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में। अब आपके सामने स्क्रीन थोड़ा बदलेगी। स्क्रीन पर जो है अभी शुरुआत में टैली आई कि जैसे जब चुनाव की गिनती होती है तब आप देखते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर ऊपर सब जगह खाने भरना शुरू होते हैं। ऐसे ही आज भी होगा, जैसे जैसे ओपिनियन पोल का डेटा जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जरा भावेश से जान लेते हैं। मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई कि ये सर्वे हमने कैसे किया है। देखिए, ये स्क्रीन जो आपके सामने आ गई, ऊपर आपको ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है वो बदलती हुई दिखाई देगी। 543 सीटों का सर्वे है। अभी कोई सीट का हमने जिक्र नहीं किया, इसलिए सब जगह शून्य आपको दिखाई दे रहा है। साथ में पहला खाना एनडीए का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उसके बाद इंडिया अलायंस, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और अन्य में वो दल हैं जिन्होंने अभी तय नहीं किया है कि वो किस गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। कुछ और छोटी पार्टियां भी हैं और निर्दलीय ही भी हर चुनाव में हमारे यहां आप देखते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है। तो वो सब अन्य में, अदर्स के खाते में आएगा। और स्क्रीन के दोनों बाईं और दाईं ओर आपको अलग अलग राज्यों में कुल कितनी सीटें हैं और ओपिनियन पोल में किस पार्टी को, किस अलायंस को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। भावेश, इस ओपिनियन पोल के बारे में अगर आप थोड़ा और बताना चाहें। देखिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये तो पूरे देश का मूड आपने जानने की कोशिश की है। मैंने बताया लगभग 300 लोकसभा सीटों पर आपकी टीमें भी गई हैं। सीधा सवाल क्या हुआ आपका जनता से? देखिए, पिछले 2-3 महीने में जितने भी इशूज आए, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेके हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हो, चाहे इंडिया अलायंस बनने के बाद हो, या अदर जो इशूज है, चाहे बिहार में जो नीतीश कुमार का जो एक्सरसाइज है वो एक अलायंस बनने को लेकर, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे को डिज़ाइन किया गया था। इसमें जो एक बड़ी बात यह कि 730 असेंबली जो है पूरे इंडिया में, उसको हमने कवर किया है। हर एक पोलिंग बूथ पे, एक असेंबली में लगभग हमने 10 पोलिंग बूथ को इसको कवर किया, जिसमें जो उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सोशल बैकग्राउंड है, जहाँ पे उसमें मुस्लिम कितने होंगे, वहाँ पे ओबीसी कितने होंगे, वहाँ पे दलित कितने होंगे, उसको ध्यान में रखते इस सैम्पलिंग को डिज़ाइन किया गया। और ये सर्वे फेस टू फेस किया गया, सिर्फ मणिपुर को छोड़ के, क्योंकि मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, वहाँ पर हम अपनी टीम को नहीं भेज सके, लेकिन वहाँ पर एक टेलीफोनिक सर्वे किया गया था। तो ये जो सर्वे मणिपुर छोड़ के बाकी जगह आप फेस टू फेस सर्वे सीधा आदमी के सामने गए, पूछा? यस, फोन पर नहीं, फोन पे नहीं, वो सारे फेस टू फेस सर्वे हैं। और ये सारे जो एक्सरसाइज है वो एक साइकोग्राफिक एनालिसिस है, जिसमें लोग क्या सोचते हैं इस बीच में उसको एनालिसिस किया जाता है। एक उनका ओपिनियन होता है वो अलग होता है, लेकिन एक साइकोग्राफिक एनालिसिस होता है वो हम करते हैं, जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे और ये रिजल्ट्स लेके आए। देखिए, कुल मिलाकर के सवाल तो हमारे सामने आप देखें तो एक ही है। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। सवाल एक है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 के अंदर। तो इसी को लेकर के अभी के हालात में जो ओपिनियन है, जनरल ओपिनियन है, उस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं हमारे सभी मेहमानों से भी और हमारे स्टूडियो में जो मौजूद ऑडियंस है उनसे भी। प्रदीप जी, 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अभी इनका सर्वे जो बता रहा है वो अलग बात है। आपका अनुभव अभी फिलहाल आज चुनाव हो जाए तो वो क्या कहता है, जनरल परसेप्शन क्या लग रहा है? नहीं, जनरल परसेप्शन और जो स्ट्रेंथ है पार्टियों की, उसमें दिखाई देता है बीजेपी और एनडीए फ्रंट रनर है। और उसके बाद जो है ये जो नया गठबंधन बना है इंडिया, ये निश्चित रूप से इससे पहले, इसके बनने से पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी को जो है एकदम फ्री रन मिल जाएगा। वैसा नहीं लग रहा है, मुकाबला होगा, ये दिखाई दे रहा है। एडवांटेज बीजेपी को, एडवांटेज बीजेपी। हर्षवर्धन जी, आज चुनाव हो जाए तो कौन दिख रहा है आपको प्रधानमंत्री बनता हुआ 24 का? नहीं, मुझे लगता है कि एक जो कहते हैं ना कि जो लिफाफा दिखता है तो उसके ऊपर से भी भांप लेने की एक जो स्थिति बनती है, तो देश उस लिफाफे को बहुत अच्छे से देख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, भले ही वो अपने लिए कही कि मेरे थर्ड टर्म में देश दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से होगा, एस्पायरिंग इंडिया है, उसको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री डिलीवर कर रहा है और उसके साथ जो पार्टी है वो किस एजेंडे पर काम कर रही है। तो एक लीडरशिप और एक उनका एजेंडा वो आगे दिखता है। विपक्ष निश्चित तौर पर एक साथ आएगा तो एक मुकाबला देने की स्थिति में। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? समीर साहब, ये सवाल खुला हुआ है अभी या आपको लगता है चैप्टर क्लोज है? मुझे लग रहा है जो 2014 में हुआ था, जो 2019 में हुआ था, वही 2024 में होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में
पिछले 9 सालों में जिस हिसाब से देश में उन्नति हुई है और जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मुझे लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। एनडीए का एडिशनल सपोर्ट उनको रहेगा। अपने बूथ 282 पार है बीजेपी, 272 पार है। 100%। ठीक। राशिद किदवई साहब, प्रधानमंत्री ने तो डिक्लेयर भी कर दिया अभी दिल्ली में कार्यक्रम के अंदर कि तीसरा टर्म उनको मिलेगा और तीसरा टर्म मिलेगा तो देश कितनी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। सवाल मेरा अभी सर्वे शुरू होने से पहले है, आज की तारीख में आपको इस रेस में कौन आगे दिखाई दे रहा है? ये मुझे लगता है सौरभ के परिणाम चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि भाजपा को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल होगा। आज के आकलन में अगर 220-230 सीटें भाजपा की आ भी रही है तो उनके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि परिणाम जो है वो चौंका देने वाले होंगे। आप कह रहे हैं अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें दिक्कत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा की हो सकता है सरकार बन जाए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे उसको लेके मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी सर्वे खुलेगा तो पता लगेगा क्या है भावेश के पिटारे में, लेकिन अभी अलायंस बन गए दोनों तरफ, एक तरफ 26 पार्टियां, एक तरफ 38 पार्टियां। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, सारी पार्टियों का प्लस माइनस देखते हुए अभी का अंदाजा क्या है आपका? देखिए, अगर चुनाव आज होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी और आप जो 200 दिन की बात लगातार कह रहे हैं सौरभ, उसमें कई परिवर्तन आने की गुंजाइश है। आते हैं कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो फ्रंट रनर नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगते हैं मुझे। अच्छा, मैं जरा एक क्विक सर्वे जरा हमारे बीच ऑडियंस है उनसे, उनके बीच में कर लूं। जी, अभी आप मुझे ये बताइएगा, देश में इस वक्त आपको लगता है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है या प्रधानमंत्री के लिए कोई और ऐसा चेहरा जो आपको नजर आ सकता है जो कोई चुनौती दे पाए नरेंद्र मोदी को? सर, नरेंद्र मोदी सर को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी सर अपने आप में ही एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और मुझे लगता है 2024 में भी दोबारा से भाजपा सरकार बनेगी, ये 100% श्योर है। और जनता भी हमारे देश की। अब तो बहुत सारी पार्टियां दूसरी तरफ आ गई ना सर, बहुत सारी पार्टियां मिलकर बहुत सारे डिस्प्यूट इकट्ठे करती हैं। अभी लास्ट टाइम भी 2 महीने पहले भी सारी पार्टियों ने एक गठबंधन किया था जिसमें केजरीवाल सर और कांग्रेस पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गया था और केजरीवाल सर उठ के चले गए थे, लेकिन उसमें यह तय नहीं हुआ था कि बीजेपी को हम हरा दें। ठीक, अब मोदी को चुनौती नहीं है कोई। जी, आपको आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से मोदी को कोई मोदी जी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती नहीं दे सकता? जी। किस वजह से आपको ऐसा लग रहा है सर? क्योंकि आपको उनके जो विरोधी हैं वो कमजोर नजर आते हैं या नरेंद्र मोदी खुद इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल शख्सियत है उस वजह से? जो ऑपोजिट पार्टी हैं उनमें वो थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। सब लोग एक हो गए तब भी राहुल गांधी हैं, चैलेंजर हो सकते हैं? चैलेंजर नहीं बन सकते। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए उनकी पार्टी जो है सब लोगों को जोड़ रही है। सर, मेरा आपके हिसाब से नहीं, कोई टक्कर नहीं है नरेंद्र मोदी को? जी, और आप में से किसी का राय, किसी की ओपिनियन? जी बोलिए। जहां नरेंद्र मोदी जी के पास आगे को फ्यूचर को लेकर भारत के इतना बड़ा जो विजन है उनका वो क्लियर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पास कोई भी एजेंडा क्लियर नहीं है और ना ही कोई ऐसा फेस है, ना किसी की फेस वैल्यू इतनी है जो नरेंद्र मोदी। कोई चेहरा दे दे अगर विपक्ष, तब? अभी तो चेहरे के पीछे ही लड़ाई है। मैंने कहा मान लीजिए कोई चेहरा आ जाता है, मान राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट कर दे कि ये होंगे हमारे उम्मीदवार, तब तो हो सकता है इंडिया गठबंधन ही टूट जाए, कुछ लोग उसी में से पीछे हट जाए, संभव है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ममता बनर्जी हो गए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था उसके अंदर राहुल गांधी की वजह से सपा और हार गई थी, सपा को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। राहुल गांधी को चेहरा दे दें, प्रोजेक्ट कर दें, तब भी कुछ नहीं होगा। जी, और कोई अभी की हालात में अपनी राय आपकी जानना चाह रहा हूँ। बोलिए। मोदी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले जो 6 महीने के उनके इंसिडेंट रहे हैं देश में, वो उनके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे हैं उनके इमेज डाउन करने के लिए। अच्छा। लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि मोदी साहब को टक्कर दे सकें। कोई ये हिसाब नहीं है कि अगर पीछे हो गए कोई पीछे हट जाएगा, नहीं, मुझे नहीं। मोदी जी का ग्राफ क्या नीचे गया है 6 महीने में? ग्राफ नीचे नहीं गया, लेकिन उनकी जो इमेज बनी है पिछले 6 महीने के इंसिडेंट्स में जो देश में हुए, मणिपुर का कांड ले लीजिए अब आप, उसमें मोदी साहब कुछ नहीं, बीच में नहीं आ पाए। इसका नुकसान होगा उनको, आपको लगता है? इसका मुझे लगता है उन्हें नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि कोई उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक ले। ऐसा भी नहीं है। अगर इंडिया अलायंस आया है देन मोदी जी विल हैव टू वर्क फॉर हिज मील। मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ये अलायंस टक्कर दे सकता है। जी बोलिए मैडम।
जैसे कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाता है तो डेफिनेटली कांग्रेस नहीं जीतने वाली है, लेकिन अगर राहुल गांधी के जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर चेहरा बनाया जाए तो मे भी मोदी जी के लिए थोड़ा टफ कंपटीशन हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है तब से उन्होंने थोड़ा टफ कंपटीशन विपक्ष को अपना दिया है। ठीक है, आप ऐसे कितने लोग हैं, कोई है जिसको लगता है बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आएगी, ऐसा भी आपको लग रहा हो आज के हालात में? 272 सांसद चाहिए, बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, ऐसा लगता है किसी को? पीछे देखिए, ऐसा है, दिल्ली में दंगा हुआ, हिंदुओं को बचाने के लिए पुलिस नहीं आई, ठीक है। इलाहाबाद में दंगा हुआ तब पुलिस नहीं आई, तो कई सारे ऐसे वोट कटेंगे हिंदुओं की तरफ से जहाँ पे सरकार भाजपा की थी लेकिन पुलिस नहीं आई उनको बचाने। और इसका आप नज़ारा भी देख चुके हैं कर्नाटक में, हिंदुओं पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि आप एक नहीं होते और हमारी सरकार हार गई, लेकिन जब दंगे हो रहे थे तो बचाया नहीं था हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को। बीजेपी का कुछ हिंदू वोट टूट सकता है, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज्यादा टूटेगा। अब तो लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, हिंदुओं का कोई फायदा नहीं, उसका मैटर ही नहीं है हिंदुओं के लिए। ये कोई गेम चेंजर नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, कोई गेम चेंजर नहीं है, मुश्किल हो सकती है आने में। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमारे बीच में जैसे एक नौजवान ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा हुआ, उनका कहना है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 6 महीने के अंदर उनकी छवि पर कुछ प्रभाव पड़ा, उनकी ओपिनियन है ये। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर ये अलायंस एकजुट होकर जमीन पर उतर गया और अच्छे से डटकर लड़ दिया, सीट शेयरिंग अच्छे से हो गई, तो कुछ भी गारंटीड नहीं है बीजेपी के लिए। और बहुत से लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, चाहे विपक्ष कोई चेहरा दे, चाहे राहुल गांधी को आगे करे या ममता बनर्जी को आगे करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता की राय थी। और अब आपके सामने हम ये ओपिनियन पोल शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, मणिपुर का जिक्र हुआ था तो आज मणिपुर से ही शुरुआत करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करते हैं। आज अगर चुनाव हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्या कह रहा है, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और एक ब्रेक ले लें, उसके बाद शुरुआत करते हैं मणिपुर और उत्तर पूर्व से क्या आवाज आ रही है, जनता की आवाज, जनता का पोल क्या बता रहा है। वैक्सेंस होम्योपैथी ने बनाया है हेयर रिवाइवर मिस्ट, जो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और हेयर ग्रोथ में मदद करता है, साथ ही डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है। डॉक्टर बख्शीश हेयर रिवाइवर मिस्ट, जो करे हेयर फॉल को फिक्स। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ, शोर कम, खबर ज्यादा। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं और इस मामले में 2 बड़े एक्शन हुए हैं। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने